संजीव की पत्नी सुनंदा उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन संजीव को सुनंदा बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो सुनंदा में कोई कमी नहीं, वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कमी है कि वो गरीब घर की लड़की है और इस एक कमी के कारण उसकी सारी अच्छाई फीकी पड़ जाती है। सुनंदा, सुनंदा कहाँ चली गई? क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता कहाँ है? बस आ गया नाश्ता। इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कोई काम टाइम पर नहीं करती हो। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी शादी तुमसे हो गई। भगवान जाने कब मेरा पीछा छूटेगा तुमसे। सुनंदा को संजीव की इन बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या? पति के अलावा उसका कोई और सहारा भी तो नहीं है। संजीव अपनी कंपनी की मालकिन सोनिया से प्यार करता है और उससे प्यार करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अमीर है। उसके पास बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा है। सोनिया भी संजीव से प्यार करती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि संजीव शादीशुदा है। एक दिन दोनों बाहर घूमने गए। आज मौसम बहुत अच्छा है ना सोनिया? हाँ, बहुत रोमांटिक मौसम है। संजीव, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन काम में इतना बिजी रहती हूँ कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। बता दो क्या बात करनी है? सारे ऑफिस में हमारे प्यार की चर्चे हो रहे हैं। इससे पहले कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? सोनिया, शादी कितनी जल्दी क्या है? कर लेंगे ना बाद में। क्या तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं? तो एक काम करो, तुम बैठे रहो, मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। अरे सोनिया, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा ठीक है, हम जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो यार। संजीव ने सोनिया से वादा तो कर लिया, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि अपनी पहली शादी की बात सोनिया को कैसे बताएगा, और दूसरी तरफ ये परेशानी कि अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की बात कहेगा कैसे। उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले अपनी बीवी से बात करेगा। सुनंदा, सुनंदा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? हाँ बोली ना, क्या हुआ? किचन में थी मैं। तुम दिन रात किचन में ही रहती हो और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात तो तुम जानती हो, और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता। इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम मुझे दूसरी शादी करने दो, नहीं तो मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। बेचारी सुनंदा, तलाक की बात सुनते ही उसने हाँ कर दी और वहां से चली गई। अब संजीव का दूसरा टारगेट था सोनिया, उसे सब कुछ बताना, और इसीलिए वो सारी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, सोनिया, मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बताऊँ। हाँ बताओ ना, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनिया, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी का नाम सुनंदा है, मैंने उससे बात कर ली है, उसे हमारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर सोनिया को बहुत गुस्सा आया। उसने संजीव को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन संजीव ने सोनिया को बहुत समझाया तो वो शादी के लिए तैयार हो गई। सोनिया और संजीव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुनंदा भी दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की बारात की तैयारी करने लगी। सुनंदा का अपने पति की शादी में इस तरह काम करना और अपनी सौतन के घर अपनी पति की बारात ले जाना और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सुनंदा, सारी तैयारी हो गई? तुमने अपना सामान पैक कर लिया है ना? अब हम दोनों सोनिया के साथ ही रहेंगे। जी हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है और अपने सामान के साथ आपका भी सामान पैक कर लिया है। इस तरह दोनों की शादी के बाद सुनंदा और संजीव सोनिया के घर ही रहने लगे। सुनंदा पूरे दिन घर का काम करती और पति की सेवा करती, लेकिन संजीव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस दिन रात सोनिया के आगे पीछे घूमता रहता और सोनिया हमेशा सुनंदा का मजाक उड़ाती रहती। लेकिन सुनंदा सारा अपमान संजीव की वजह से सह लेती थी। एक बार सोनिया अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तभी सुनंदा आरती करने लगी।
उस आरती की आवाज से सोनिया डिस्टर्ब होने लगी और चिल्लाती हुई अंदर आई। सुनंदा, सुनंदा, क्यों इतनी ऊंची आवाज में भजन गा रही हो? तुम्हें पता है मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। सोनिया, मुझे पता नहीं था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता होता, तुम्हें तो सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? सुनंदा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे माँ बाप का नाम बीच में मत लाओ। क्यों बीच में ना लाओ? वो भिखारी थे और तुम जैसी भिखारन को हमारे सर पर डालकर चले गए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे घर में रहती हो। आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा। सुनंदा सोनिया की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने ठान लिया कि वो अब अपने पति को इस बदतमीज औरत के चंगुल से छुड़ा कर रहेगी। बस फिर क्या था, सुनंदा ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। एक दिन संजीव ने सोनिया को डिनर पर चलने के लिए कहा और ये बात सुनंदा को पता चल गई। सुनंदा ने सर के दर्द का बहाना किया और बोली, संजीव, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना प्लीज। संजीव सुनंदा को डॉक्टर के पास ले गया और देर रात तक घर नहीं आया। घर पर सोनिया संजीव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही संजीव सुनंदा के साथ घर के अंदर घुसा, वैसे ही सोनिया का गुस्सा संजीव के ऊपर फूट पड़ा। तुम मुझसे डिनर का बहाना करके इस चुड़ैल के साथ घूम रहे हो और मैं यहाँ तैयार होकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? नहीं सोनिया, हम घूमने नहीं गए थे। सुनंदा की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। इसकी तबीयत खराब थी तो किसी नौकर के साथ भेज देते, अपने साथ ले जाना जरूरी था क्या? सुनंदा मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं जो किसी नौकर के साथ भेज देता। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज मैं पहली बार उसे बाहर लेकर गया हूँ, वो भी डॉक्टर के पास, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह सोनिया और संजीव में काफी देर तक बहस चलती रही। अब सुनंदा इसी तरह कुछ न कुछ करके दोनों के बीच लड़ाई करवाती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई। एक दिन सोनिया घर पर ही थी और ऑफिस का काम कर रही थी। तभी सुनंदा ने सोचा, आज फिर से सोनिया ऑफिस का काम कर रही है, क्यों ना मैं फिर से ऊंची आवाज में भजन करूं। अब तो संजीव भी घर पर है, वो सोनिया की बदतमीजी अपनी आंखों से देख लेंगे। ये सोचकर सुनंदा ने आरती करना शुरू कर दिया। आरती की आवाज सुनकर सोनिया चिल्लाती हुई आई, सुनंदा, सुनंदा, तुम इतनी गंवार क्यों हो? तुम्हें कोई बात पहली बार में समझ में क्यों नहीं आती? तुमसे पहले भी मना किया था ना कि जब मैं ऑफिस का काम करूं तो शोर मत किया करो। मगर सोनिया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो और मैं कोई शोर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आरती कर रही हूँ। आओ ना, तुम भी मेरे साथ आरती करो। तुम जैसी गंवार लड़की यही सब कर सकती है, मुझ जैसी मॉडर्न लड़की नहीं। मैंने तुमसे पहले भी बोला है, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सारी बातें संजीव भी सुन रहा था। जब बहुत देर हो गई तो वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ा, सोनिया, तुम सुनंदा से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? और ये क्या गवार गवार लगा रखा है? सुनंदा गवार नहीं है, बल्कि तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम तो इसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और इस गवार के लिए तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? मैं तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे ऊपर चीख चिल्ला सकती हो। जिस तरह तुमने मुझसे बात की है ना, उस तरह से कभी भी सुनंदा ने मुझसे बात नहीं की। अच्छा, तो क्यों की मुझसे शादी? इसी के साथ रहते, तुम हो भी इसी के लायक। मैंने तो तुमसे शादी करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सुनंदा को समझ ही नहीं पाया। उसने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया, यहां तक कि मेरी दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गई, और मैंने हमेशा सुनंदा का दिल दुखाया। संजीव के मुंह से सुनंदा की इतनी तारीफ सुनकर सोनिया आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली, तुम दोनों अभी की अभी निकलो मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। संजीव, तुम्हें जल्द ही तलाक के पेपर मिल जाएंगे।
और हाँ, कल से ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। सोनिया की बात सुनकर संजीव और सुनंदा अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। जब उनका पुराना घर आया तो सुनंदा ने संजीव से कहा, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों सुनंदा, क्या हुआ? मैं इस घर से जिस दिन आपकी बारात लेकर निकली थी, मैंने उसी दिन ये घर और हमारा रिश्ता त्याग दिया था। आपने कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और हमेशा मुझे ताने सुनाते रहे। मुझे उसी समय ये घर और आपको छोड़ देना चाहिए था जब आपने मुझसे दूसरी शादी की बात की थी, लेकिन मैं सोनिया का असली चेहरा आपके सामने लाना चाहती थी। मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चलो घर के अंदर। नहीं संजीव, मुझसे बार बार अंदर आने के लिए मत कहो। अब मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने आपके और आपके घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैंने जो सोचा है वो कर लिया तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। और हाँ, अगर आप सोनिया के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सावित्री बेहद शांत और सरल स्वभाव की होती हैं। शादी के 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म भी हो गया होता है, जिसके बाद कुछ साल उसका जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन फिर एक दिन उनकी सास रुक्मिणी कहती है, अब तो गौरव 4 साल का हो चुका है, मुझे मेरा दूसरा पोता कब देगी तू? माँ जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। आप प्लीज़ इस तरह बार बार मुझसे दूसरी औलाद का जिक्र मत किया कीजिए। वैसे भी गौरव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसे भी तो संभालना है मुझे। अरे उसके लिए तो हम हैं ना। गौरव को मैं और तेरी ननद शीला मिलकर संभाल लेंगे। नहीं मम्मी जी, एक बार माँ बनकर देख लिया, अब सब कुछ दोबारा सहने की और हिम्मत नहीं है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। तभी उसकी ननद शीला अपनी माँ रुक्मिणी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? भाभी अभी क्या बोल कर गई? अरे तेरी भाभी तो पागल हो गई है, कहती है अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। क्यों माँ? भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं? पिछली बार जब भाभी माँ बनी थी तो बच्चा होने के बाद भी कोई काम नहीं करती थी। 9 महीने तो हमने ही इन्हें बैठ कर खिलाया था, तो अब क्यों जान जा रही है इनकी? शीला ये सब बोल रही थी कि सावित्री का पति साहिल आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। क्या है आप दोनों को? क्यों पीछे पड़ी हो बेचारी सावित्री के? अगर वो माँ नहीं बनना चाहती तो दूसरे बच्चे की बात करना छोड़ दो ना। अरे तो हम कौन सा बांस की डंडी लेकर उसके पीछे पड़ा है? हमारी भला से कुछ भी करे वो, लेकिन लोग तो हमसे सवाल करते हैं ना। माँ आप लोगों की सुनते ही क्यों हो? लोगों का तो काम ही बोलना होता है। आप तो खुद एक माँ है, कम से कम आपको तो अपनी बहू को समझना चाहिए। हाँ हाँ, अब अपनी बीवी की तरह तू भी मुझे ही ज्ञान दे। अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर वो मुझे एक और पोता दे देगी तो? बस सच में आपको समझाना नामुमकिन है। इसके बाद साहिल अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। माँ देख रही हो, भाभी तो एकदम भाभी के गुलाम बन चुके हैं, एकदम उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। जरूर भाभी ने ही उन्हें ये सब सिखाकर भेजा होगा। मेरे तो कर्म ही खराब थे जो ऐसी बहू मेरे मत्थे पड़ी। अरे कोई भी एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रुक्मिणी रोजाना सावित्री को ताने देती, अपने पड़ोसियों के सामने उसकी हंसी ठिठोली करती, लेकिन सावित्री कभी कुछ ना कहती, वो सब कुछ सहती रहती। एक दिन रुक्मिणी के घर उसकी कुछ पड़ोसनें आती हैं। अरे रुक्मिणी, तेरी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सावित्री जरा बाहर आना तो। सावित्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। बहू, कैसा चल रहा है सब? और तेरा बेटा गौरव कहाँ है? मैं ठीक हूँ आंटी जी, और गौरव तो इस समय प्ले स्कूल गया है। प्ले स्कूल गया है? इतना बड़ा हो गया क्या तेरा बेटा? जी आंटी जी, अब वो पूरे 4 साल का हो चुका है। तो अब दूसरे की तैयारी कर बेटा, और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुना दे। अरे मैं तो इसे 1000 बार बोल बोल कर थक चुकी हूँ, लेकिन यह मेरी सुनती ही कहाँ है। एक हमारा समय था जब हम लोग माँ बनने के सपने देखा करते थे, और एक आज का समय है जहाँ इन लोगों को लगता है कि बच्चा होने से इनकी 0 फिगर वाली कमर खराब हो जाएगी। मैंने ऐसा कब कहा मम्मी जी?
अरे तो फिर और क्या कारण होगा जो तू दूसरी औलाद के लिए तैयार नहीं हो रही? क्यों सावित्री, तुझे अपनी कमर की पड़ी है? अरे आज के समय में तो कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए। नहीं आंटी जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती हूँ। एक बेटा ही काफ़ी है मेरे लिए। अरे पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? एक औरत जब माँ बनती है तो वो पल उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है, और इसका एहसास तो तुझे अभी तक हो ही गया होगा। फिर तू इनकार क्यों कर रही है? एक अच्छी माँ होती तभी तो इसे किसी चीज का एहसास होता। सावित्री वैसे तो हमेशा सब चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि आज न केवल उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था, बल्कि उसकी माँ होने पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि मैं माँ क्यों नहीं बनना चाहती दोबारा? मम्मी जी, आप भी सुनना चाहती है ना कि आखिर मैं दोबारा माँ बनने से इनकार क्यों कर रही हूँ? तो सुनिए, इस सब की वजह आप ही हो। सावित्री की बात पर वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। यह तो क्या बकवास कर रही है? हमने तुझे इतने प्यार से रखा और तू आज इतने लोगों के सामने घर की बदनामी कर रही है। यही सच्चाई है मम्मी जी। आप भी इन्हीं लोगों के सामने कभी मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपने हमेशा मेरा अपमान किया है, सबके सामने मेरी हंसी ठिठोली की है, तो अब मैं भी और चुप नहीं रहूंगी, और आज सबको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी सास हो। फिर सावित्री सबको बताती है, माँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल जाकर कुछ मीठा बना दे आज। अब खबर तूने दी है तो मुंह मीठा भी तेरे हाथ से ही होना चाहिए। जी माँ जी। सावित्री सबके लिए खीर बनाकर लाती है, जिस पर रुक्मिणी झट से खीर उसके हाथ से लेकर अपने रूम में चली जाती है। प्रेगनेंसी में भी सावित्री दिन रात घर के कामों में ही लगी रहती। सावित्री की प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने ऐसे ही सुबह खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े और झाड़ू पोछा लगाने में ही बीत गए थे, और इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीतने लगे और 7वां महीना आ गया। माँ जी आज बहुत कमजोरी लग रही है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अब सावित्री जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब उसकी काम करने की क्षमता भी खत्म होने लगी थी, इसलिए वो जितना हो सके आराम करने की कोशिश करती थी। देख रही हो माँ अपनी बहू को, कैसे दिन रात बिस्तर में बैठी रहती है, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया। रुक, उसे तो मैं बताती हूँ। सावित्री कहाँ मर गई? सावित्री जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है और बाहर आती है। जी माँ जी। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तूने? झाड़ू पोछा कौन तेरा बाप आकर करेगा? मम्मी जी आज बहुत थकावट सी महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे आराम से बाद में करते रहना, पहले झाड़ू पोछा लगा ले। देख कितना गंदा हो रखा है घर। पर माँ जी अब तो मेरा 7वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए भी मना किया है। वाह जी वाह, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, और उस समय में मैंने तो तुझसे भी कई गुना ज्यादा काम किए थे। यह तो कुछ भी नहीं। चल चल अपना ड्रामा बंद कर और जाकर घर के सारे काम खत्म कर। अपनी गर्दन को झुकाए हुए सावित्री वहां से चली जाती है और अपने आंसुओं का घूंट पीकर वो फिर से घर के सारे कामों में जुट जाती है। देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। सावित्री हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी और एक शाम खाना बनाते बनाते सावित्री के पेट में असहनीय दर्द उठता है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है, मम्मी जी, शीला, माँ जी। अरे क्या हुआ तुझे? मम्मी जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा ये दर्द। सावित्री को इस हालत में देख वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स सावित्री की प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। करीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद और बड़े ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म होता है। बधाई हो, लड़का हुआ है। ये सुनकर सभी घर वाले फूले नहीं समाते। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और अगले कुछ दिनों में सावित्री और बच्चे को लेकर सब घर चले आते हैं। अब ऑपरेशन होने के कारण सावित्री बिस्तर से हिल भी नहीं पाती है। घर के काम करना तो दूर की बात थी, लेकिन सास के निरंतर सुनाई देते ताने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन, सुन सावित्री,
कल बच्चे का नामकरण है। अपने मायके वालों से बोल देना कि मेरे बेटे और पति के लिए 2-2 सोने की अंगूठी, मेरे लिए साड़ी, बिछुए, पायल, मांग टीका और तेरी ननद के लिए एक अच्छे से सोने के हार का सेट भेज दे, ठीक वैसा ही जो तूने अपनी शादी में पहना था। मम्मी जी, आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप लोगों को इतना कुछ दे सके। अरे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, यह परंपरा है जो उन्हें निभानी तो पड़ेगी ही। आखिर हमारी भी तो समाज में कोई इज्जत है, सब कुछ देख कर चलना होता है, समझी ना। रुक्मिणी की मांग देखकर सावित्री का कलेजा बाहर आ जाता है। उसे अपने मायके वालों की टेंशन सताई जाती है। वो सारी बातें अपने घर वालों को बताती है, जिसके बाद उसके माता पिता बच्चे के नामकरण के दिन अपने घर को गिरवी रख रुक्मिणी की इच्छा पूरी करते हैं। और इसीलिए उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। मेरे पापा के पास एक छोटा सा मकान ही था बस, जिसे भी उन्होंने मम्मी जी की मांग पूरी करने के लिए गिरवी रख दिया। अब आप लोग ही बताइए कि पहले बच्चे के नामकरण में जब मम्मी जी ने इतना कुछ मांग लिया कि मेरे पापा के सिर से छत ही हट गई, तो दूसरे बच्चे के होने पर तो शायद ये उनसे उनकी जान ही ले लेंगी। और मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको दूसरा बच्चा घर की खुशियों के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए चाहिए। सावित्री की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। रुक्मिणी और शीला का सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे नहीं पता था कि हमारी उन मांगों की वजह से तेरे पापा को घर गिरवी रखना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई मैल नहीं है, मगर मेरा फैसला अब भी वही रहेगा जो पहले था। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और रुक्मिणी और उसकी बेटी एक टक नजर से उसे देखते ही रह जाते हैं। हरियाली किसी पसंद नहीं है, लेकिन क्या हो जब घर के अंदर लोग कम और पेड़ पौधे ज्यादा दिखने लगे तो। लगता है भाभी बहू को पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है, इसीलिए तो उसने घर के चारों ओर लगाए हुए हैं। ठीक भी तो है, शुद्ध हवा मिल जाती होगी आप लोगों को। हाँ बहन, शुद्ध हवा तो इतनी है कि क्या बताऊं। अरे सारा दिन ऐसा लगता है जैसे किसी बाग में बैठे हो, लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो गंदा लगता है। गंदा? गंदा क्या है? देखो क्या हरियाली खिली है घर पर। घर के चारों ओर फूल के पौधे कितने अच्छे लगते हैं, फिर गंदा क्यों? अरे गुलाब के साथ कांटे भी तो होते हैं। पेड़ तो अच्छे हैं, लेकिन इनमें कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, अगर किसी को काट वाट लिया तो इसीलिए। हाँ, ये भी एक परेशानी है। तो बहू से कहा करो ना, घर से थोड़ी दूरी पर पौधे लगाया करे, इससे पौधे भी लग जाएंगे और कीड़े घर के अंदर भी नहीं आएंगे। वैसे घर के अंदर के पौधे तो अलग ही होते हैं ना। तुम्हें लगता है मैंने बहू से नहीं कहा होगा, लेकिन वो मानती ही कहाँ है। उसके अंदर तो पेड़ पौधों का भूत सवार है। शुरू में तो हमें अच्छा लगा कि बहू घर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसका शौक है जो पागलपन में बदल गया है। अरे नीम और बरगद भी घर के अंदर लगा देती है। ऐसी ही बातें चलती रहती है। शाम को बहू, अब ये कौन सा पौधा उठा कर ले आई? ये तो गुलाब का पौधा है। इस पौधे को मैं खास अपने घर से लाई हूँ। अरे लेकिन वो क्यों? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अब ये क्यों? अरे माँ जी, यहाँ एक भी गुलाब का पौधा नहीं है ना, इसलिए। अब इसको कहाँ लगाएगी? इधर तो जगह भी नहीं है। माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगी ताकि इसकी खुशबू मेरे कमरे को ताज़ा रखे। अरे लेकिन बहू, इससे किसी को चोट लग सकती है। इसके कांटे तो देखो, अगर इससे किसी को लग गया तो। माँ जी, नहीं लगेगा ना, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। अगले दिन कहाँ गया? यही तो रखा था, शायद बाहर तार में सूखने डाला होगा, जाकर ले आता हूँ। वैसे भी देर हो रही है ऑफिस के लिए। पति तार से अपनी सफेद शर्ट लेने ही जाता है। ये क्या है? और मेरी शर्ट? माँ, नीलम, कहाँ हो आप दोनों? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर से? अरे माँ, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अब खुद ही देखो क्या हुआ है। ये देखो।
अरे ये तो तुम्हारी ऑफिस की शर्ट है, और ये मिट्टी कहाँ से आई? और ये निशान तो जाता भी नहीं इतनी आसानी से। वही तो, अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? और ये तार पर बेले कैसे लगाई हुए है? उन्हीं की वजह से मेरी शर्ट व्हाइट से काली हो गई। अरे आप इस बेल की बात कर रहे हो, ये किसी ने लटकाई नहीं है, वो खुद आ गई होगी। थोड़े ही दिनों पहले मैंने ये पौधा लगाया था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। देखिए तो कितनी फैल गई है इसकी बेलें। ये क्या बना कर रखा है घर को? अब तो मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं, किसी जंगल में रहता हूँ, जहाँ देखो पेड़ पौधे और ये लंबी लंबी बेलें। नीलम, ये क्या पेड़ पौधे तुम अपने तक सीमित नहीं रख सकती? देखो, इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ बिना नाश्ते। पति गुस्से में ऑफिस को निकल जाता है। नीलम, ये सब क्या है? तुम इनको घर के अंदर क्यों ला रही हो? बाहर जगह कम थी क्या, जो अब तुम घर के अंदर भी ये सब कर रही हो? क्या माँ जी, आप क्यों नाराज होती हैं? वैसे भी इसमें बुरा ही क्या है? पेड़ पौधे लगाना तो पुण्य का काम है। इनसे हमें कितनी चीजें मिलती है, यहाँ तक कि ये हमारे नाक में जाने वाली हवा भी यही हमें देती हैं। बहू, ये सब मैं भी जानती हूँ, लेकिन घर के अंदर लगाना जरूरी है क्या? देखो इन पेड़ पौधों की वजह से क्या हो गया। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इनका कुछ करती हूँ। अगले दिन शाम को बहू पौधों को पानी दे रही होती है कि इतने में उसे एक सांप दिखता है। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है ऐसे? क्या देख लिया? माँ जी साहब, मैंने अभी यहाँ से सांप जाते हुए देखा, लंबा और बहुत बड़ा काला था। कहाँ, घर के अंदर या बाहर? किस तरफ गया? घर के अंदर जाते देखा। अब क्या करे, कहीं उसने हमें काट लिया तो। तभी मैं तुमसे बोलता हूँ इतने सारे पेड़ मत लगाओ। देखो आ गया ना सांप, अब हम उसे कैसे भगाएंगे? अब तो सांप पकड़ने वालों को ही बुलाना पड़ेगा। क्यों ना हम सपेरे को बुलाए, वो जरूर पकड़ लेगा। माँ जी, आपका क्या कहना है? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? एक तो तुम्हारी वजह से घर में सांप चला गया, ऊपर से तुम यहाँ बहस कर रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और लगाओ पेड़ पौधे। आज तो सांप आया है ना, कल पता नहीं कौन कौन से जानवर आएंगे। माँ जी, इसमें मेरी गलती कहाँ है? मैंने सांप को घर में थोड़ी ना बुलाया था, वो आ गया अपने आप। अब मुंह बंद रखेगी अपना? अगर फिर से कुछ कहा ना तो देख लेना। पहले तो इस सांप को निकालती हूँ, बाद में तुझे भी निकाल दूंगी जरूरत पड़ी तो। सांप निकलने वाला सांप ले जाता है। अच्छा हुआ ये सांप ले गए, नहीं तो हमें सांप के साथ ही रहना होता। ये घर के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं कल वो हट जाने चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से हटा दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर तो मैं पेड़ लगा सकती हूँ ना? ये ना कभी नहीं सुधरेगी। तू जाती है या नहीं, या मैं तेरे लिए तेरे घर का टिकट काट दूं? खैर, कुछ दिनों तक तो बहुत ठीक रहती है। फिर एक दिन, माँ कहाँ हो? अरे क्या हो गया? अब बड़े दिन बाद घर में फिर से चिल्लाने की आवाज आई है। भगवान ना करे कि बहू के पेड़ों ने फिर कोई जुल्म ढाया हो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ऊपर देखो, ऊपर। तभी वहाँ बहू भी आ जाती है। क्या है ऊपर? हे भगवान। फिलहाल तो दरार है माँ, घर की छत पर दरार। और ये किस चीज की जड़ें हैं जो घर की दीवार को चीर रही है? मैंने ना बरगद का पेड़ छत पर लगाया था, अब जड़ें तो निकलेगी ही ना। बहू के बरगद के पेड़ से घर में दरार आ गई। दीवारें तरेड़े और चटक रही होती है, जिससे पति परेशान हो जाता है। सास और बेटा छत पर जाते हैं, जहाँ विशाल काय पेड़ खड़ा होता है और उसकी टहनी में बंदर बैठा होता है। हाय रे बेटा, अब तो घर तोड़वाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? माँ जी, मैंने सोचा नहीं था कि ये घर के अंदर तक फैल जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। रुक, अभी तेरे बाप को फोन लगाती हूँ। माना ये तेरा घर है, लेकिन यहाँ हम भी तो रहते हैं। अब इसका सारा खर्च तेरा बाप ही देगा। नहीं, पापा कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? शादी के वक्त ही मैंने घर पर पैसा लगाया था। मुझे क्या पता था कि तुम पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दोगी। आए रे फूटी किस्मत, कैसी बहू पल्ले पड़ गई। माँ जी, तो वो जो नीम का पेड़ है उसे कहाँ लगाऊं? सर पर लगा दो हम लोगों के। हाँ, सर पर ही लगा दो।
मजाक कर रहे हैं ना आप लोग। मैं उसे बरामदे में लगा देती हूँ। ये बोलकर बहू तो चली जाती है नीम का पेड़ लगाने, और पति और सास बेचारे सर पकड़कर बैठ जाते हैं। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी दूसरे देश में। पता चला तेरा चेहरा देखने को भी तरस जाऊं। बेटा, कैसी बात कर रही है? मर थोड़े रहे हैं हम लोग जो आप इस तरह से बोल रही हो। फिर लड़का विदेश में सेटल है, राज करेगी तू, राज। कैसे पता कि मैं राज करूंगी? माँ, कौन जानता है कि वो वहाँ कैसे रहता है, क्या करता है, कैसे लोग हैं। देख बेटा, अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बेटियां जाती डोली में हैं और आती अर्थी में। बेटी, वो शर्मा साहब है ना, उन्होंने गारंटी ली है। लड़के की बोल रहे थे, हीरा है लड़का, हीरा। खैर, हर माँ बाप की तरह पॉली के माता पिता भी उसकी शादी किशोर से करते हैं, जो अमेरिका में सेटल होता है। अरे पॉली, ये क्या पहना है यार? ये अमेरिका है, यहाँ ऐसे गंवार वाले कपड़े नहीं चलते। घर में ही तो हूँ, बाहर जाऊंगी तो पहन लूंगी यहाँ वाले कपड़े। लेकिन जैसे किशोर को पॉली की बात पर गुस्सा ही आ गया। जबान संभाल कर बात करो, और ये तुम्हारा इंडिया नहीं है। विदेश में शादी करने का शौक तो होता है तुम गंवारों को, लेकिन रहन सहन वही गंवारों वाले। नई नई शादी में पॉली को पति से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अंदर जाती है और जीन्स टी शर्ट पहनकर आ जाती है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी काम वाली को मीम साहब के कपड़े पहना दिए हों। किशोर की बात सुनकर पॉली रोने लगती है कि तभी सास आ जाती है। अच्छा किशोर, अब तू संभाल अपनी बीवी को, हम लोग चले दूसरे शहर। वैसे भी जॉइंट फैमिली, वो भी बहू के साथ। कौन रहता है, वो इंडियंस। पॉली समझ जाती है कि ये लोग सिर्फ नाम मात्र के भारतीय हैं। किशोर के अंदर संस्कार की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं माँ से ही आई है। थैंक्स मॉम, ये तो बस नौकरानी है मेरे लिए। बीवी बनाना तो मजबूरी था। यहाँ की लड़कियों के अंदर ऐसी बेवकूफियां कहाँ है? देख बेटा, बीवी तेरी है, सर पर चढ़ा या काम पर लगा, हमें क्या मतलब। किशोर के ऑफिस जाने के बाद पॉली माँ को फोन करती है। अरे मेरी बेटी ने तो 2 दिनों से फोन ही नहीं किया, विदेश इतना भाग गया क्या? पॉली सोच लेती है कि वो माँ को सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी पिता आ जाते हैं। बेटा, तुझे खुश देखकर लग रहा है जीवन सफल हो गया। मैं तो अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। पॉली पिता की बात सुनकर चुप हो जाती है। बोलती भी क्या, पिता को इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती थी। पॉली, शाम को अच्छा सा खाना बना लेना, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। और हाँ, खाना बनाकर ऊपर वाले कमरे में चली जाना, नीचे आने की कोशिश भी ना करना जब तक मैं ना बुलाऊं। पॉली पति के कहे अनुसार खाना बनाकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, लेकिन पति के साथ कुछ दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़की आती है। प्यास लगी है, पानी लाना तो मैं भूल ही गई, लेकिन इन्होंने तो नीचे उतरने से मना किया था। पता नहीं क्या बोलेंगे, दोस्तों को पता ही होगा कि पत्नी है। चलो पानी तो ले आती हूँ। पॉली नीचे उतरती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। पति उस लड़की के काफी करीब था। पॉली घबराकर खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। वो पति की तरफ देखती है कि शादी को 2 महीने भी नहीं हुए, पति ये क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? दोस्त है मेरी, और तुमको बोला था ना कि नीचे नहीं आना है। पानी नहीं था कमरे में, मुझे प्यास लग रही थी। तो मर नहीं रही थी तुम, नीचे आकर क्या मिला देख लिया ना। तो सुनो, गर्लफ्रेंड है ये मेरी। शादी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक दिन इसे अपना बना कर रहूंगा। पागल हो गए हो क्या? शादीशुदा हो तुम, कानूनी रूप से पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम किशोर? Hey, why is she shouting? Who is she? माई मेड बेबी, वेट। गवार नहीं हूँ मैं, जानती हूँ क्या बोल रहे हो तुम। जानती हो ना, तो निकलो यहाँ से। देखते हैं इस अनजान देश में कौन मदद करता है तुम्हारी। अरे बेच खाएंगे यहाँ के लोग तुम्हें। माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी, तलाक लोगी, ले लो। एक पैसा नहीं देने देगा यहाँ का कानून, और वहां मैं जाऊंगा नहीं जो तुम्हें इंसाफ मिले। पर मैं पापा को बताऊंगी, वो आकर ले जाएंगे यहाँ से मुझे। लेकिन पॉली के भाग्य में वो भी न था। घर फोन किया तो, बेटा अस्पताल में हूँ, पापा को दिल की कुछ परेशानी है, डॉक्टर ने किसी भी समस्या या परेशानी से दूर रहने को कहा है। फिर भी मैं शाम को तेरे पापा से बात कराऊंगी। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ माँ, बस याद आ रही थी। किशोर माँ बेटी की बात सुन रहा था। वो पॉली को पकड़कर ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। आज से यहीं पड़ी रहना, खाना भी रोज नहीं मिलेगा।
घर का सारा काम करना, नहीं तो नहीं नहीं, मैं सब करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब रोज किशोर उस लड़की को घर लेकर आने लगा। वो पॉली को भी खाने को कभी देता कभी नहीं। वो परेशान हो जाती है। वो किसी भी तरह उस जगह से भागना चाहती है। फिर एक दिन, सुन, आज मेरा एक पार्सल आना है। मैं दरवाजा खोलकर जा रहा हूँ, लेकिन भागने की कोशिश की तो समझती है ना क्या करूंगा तेरे साथ। पॉली सर नीचे कर लेती है। क्या करूं? क्या जीवन भर इस चार दीवारी में घुट घुट कर मर जाऊं? लेकिन बाहर जाकर भी क्या करूंगी? क्या भीख मांगूंगी? मेरा तो पासपोर्ट भी उसी के पास है। लेकिन पॉली कुछ सोचती है और माँ को फोन लगा देती है। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी एक ऐसी जगह तेरी शादी कर दी जहाँ की हमें कोई जानकारी नहीं है। बेटा, तू बस किसी भी तरह हमारे पास तक आ जा, फिर मैं कुछ न कुछ करके सब ठीक कर दूंगी। पॉली को माँ का साथ मिलता है और वो भाग जाती है। वो सीधा एम्बेसी में जाकर अपनी बात रखती है और रोती है। अधिकारी पॉली की मदद करते हैं और उसे देश भेज देते हैं। पॉली की किस्मत में तो देश आकर माता पिता के साथ रहना लिखा था, लेकिन कई ऐसी बेटियां भी होती हैं जिनके नसीब में माता पिता का दोबारा मुंह देखना भी गवारा नहीं होता। विदेश में शादी के नाम पर वो वहीं खत्म हो जाती है।